हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, अब तक हम फर्स्ट 3 चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 के, उन पर वीडियो बना चुके हैं और काफ़ी हद तक आपको अच्छी भी लगी हैं। आज हम करने वाले हैं 4th चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रिलेटेड उन पर बेस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली हमें हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा और काफ़ी हद तक आपको समझ में आएगा। बड़े आसान तरीके से इनको समझाया गया है। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो भी काफ़ी पसंद आए। सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए, पहला ही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको गारंटेड स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा आपको। एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन ही है ये। क्या है? टू फिल ए स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड। 2 पाइप यूज किए जा रहे हैं। मान लीजिए कोई एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, और इसमें 2 पाइप यूज किए जा रहे हैं फिल करने के लिए। तो ये कहता है इफ लार्जर डायमीटर का जो पाइप है, इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर, कि मान लीजिए एक ज़्यादा डायमीटर का पाइप है तो उसको 4 घंटे के लिए चलाया गया, एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स, जो छोटे डायमीटर का पाइप है उसको सिर्फ 9 घंटे के लिए चलाया गया। तो अब ये कहता है कि ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। तो ऐसी सिचुएशन में टोटल 13 घंटे तो हो गए। 4 घंटे के लिए हमने बड़े डायमीटर का पाइप चलाया और 9 घंटे के लिए हमने छोटे डायमीटर का, तब जाकर जो है सिर्फ हाफ पूल जो है वो फिल हुआ। ठीक है, यानी कि काम कितना हुआ? सिर्फ आधा काम हुआ। काम पूरा कब माना जाता? जब टैंक फुल हो जाता। ओके, फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। अब मान लीजिए हम सिर्फ और सिर्फ लार्जर डायमीटर के पाइप को चलाएं अकेले इस पूरे टैंक को फिल करने के लिए, ठीक है, तो ये कितने घंटे लेगा हमें वो भी फाइंड आउट करना है। या इस टैंक को खाली करके दोबारा से छोटे वाले पाइप को चलाया जाए तो ये कितने घंटे लेगा, हमें वो भी पता करना है। फिर अब यहाँ पे एक और बात दे रखी है, इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर मोर देन द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर टू फिल द टैंक, कि अगर पूरे टैंक को फिल करने में छोटे डायमीटर का जो पाइप है ना वो बड़े डायमीटर से 10 घंटे ज़्यादा का टाइम लेता है। मान लो ये 25 घंटे लेता है पूरे टैंक को फिल करने में, ठीक है, तो बड़े डायमीटर का कितना टाइम लेगा? 35 घंटे का टाइम लेगा। ठीक है, ये तो जस्ट हमने बस समझने के लिए लिखा था, हमें नहीं पता एक्चुअली कितना है। तो अब हम शुरुआत उसी से करते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप alone to fill the tank। फिलहाल हम पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम ले रहा है उसको लेट कर रहे हैं। मान लीजिए उसने लिया x घंटे का टाइम, ठीक है। देयरफॉर द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, तो जो छोटा पाइप होगा वो पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेगा? बड़े वाले से 10 घंटे ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिंपल सी वो कैलकुलेशन करने वाले हैं कि कितना काम हुआ। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए करते हैं कि मान लीजिए हम कोई काम 2 घंटे में कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 1 घंटे में कितना काम हुआ? काम हुआ सिर्फ आधा, है ना, यानी कि उस पूरे काम का 1/2 हिस्सा। अगर पूरा काम मान लीजिए 3 घंटे में हो रहा है तो 1 घंटे में कितना काम होगा? सिर्फ 1/3 हिस्सा, है ना। अगर पूरा काम 10 घंटे में कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना काम हुआ? सिर्फ 1/10 हिस्सा काम हुआ। तो उसी तरह से अब हम यहाँ पर पूरा टैंक भरने में ये x घंटे ले रहे हैं या x + 10 घंटे ले रहे हैं, तो ये 1 घंटे में
कितना टैंक फिल करेंगे हम वो पता करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर, कि भाई 1 घंटे में उसने कितना टैंक फिल किया होगा। वो पूरा टैंक x घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम हुआ, 1/x हिस्सा सिर्फ, है ना। लेकिन हमने बड़े पाइप को कितनी देर के लिए चलाया था, 4 घंटे के लिए चलाया था, है ना। देयरफॉर टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 4 आवर्स, तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 4/x हिस्सा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ये वर्क डन से रिलेटेड काम है, बिल्कुल सेम काम जैसे हमने यहाँ पर लार्जर पाइप के लिए किया है, उसी तरह से हम किस पर करने वाले हैं, स्मॉलर पाइप पर। देयरफॉर द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन, पहले 1 आवर में निकाल लें कि भाई वो 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेगा, 1/x + 10 हिस्सा ही। लेकिन उसको कितनी देर के लिए चलाया गया है, छोटे पाइप को 9 घंटे के लिए। देयरफॉर टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप फॉर 9 आवर्स, कि वो 9 घंटे में कितना भरेगा, इतना टैंक फिल करेगा। यानी कि अब ये देखिए, इस टैंक को फिल से थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए ऊपर ही कर देते हैं कि मान लीजिए ये पूरा टैंक है, ठीक है। हमने पहले 4 घंटे के लिए जो है बड़े डायमीटर के पाइप को चलाया 4 घंटे के लिए, ठीक है। तो उसने कुछ इतना पानी फिल कर दिया, ठीक है। मान लीजिए ये जो पानी फिल किया है ये बड़े पाइप ने किया है, कितनी देर में किया है, 4 घंटे में किया है, ठीक है, इन 4 आवर्स में। फिर हमने इस पाइप को रोक दिया, अभी तक तो 4 घंटे के लिए इसमें से पानी आ रहा था, अब हमने इस पाइप को रोक दिया। अब हमने क्या किया, छोटे पाइप को चलाया, और कितनी देर के लिए, 9 घंटे के लिए। अब इसमें से पानी आना स्टार्ट हो गया, तो अब इसमें से पानी मान लीजिए इतना फिल हुआ, ठीक है। तो ये कितनी देर में भरा, ये इतना सा हिस्सा, ये 9 घंटे में भरा गया, है ना। हमने फिर 9 घंटे के बाद इस पाइप को भी रोक दिया, यानी कि अब 9 और 4 ये 13 घंटे में मिलकर पूरा कितना काम हुआ। काम देखा जाए तो सिर्फ आधा ही हुआ, क्योंकि टैंक तो हाफ फिल हुआ है ना। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि इन दोनों ने मिलकर काम किया है ना। इन द सेम वे 4 घंटे में बड़ा कितना काम कर रहा है, 4/x हिस्सा। यानी कि अब देखो, हम यहाँ पर टाइम की बजाय इनका वर्क डन लिखें तो ये कितना हिस्सा है, 4/x हिस्सा, और ऊपर वाला कितना हिस्सा है, 9/x + 10 हिस्सा। अब इन दोनों ने मिलकर मतलब जुड़कर काम कितना किया देखा जाए तो सिर्फ 1/2 हिस्सा ही काम किया है। तो अब हम इन्हीं की हेल्प से यहाँ पर इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो, देयरफॉर या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डाल देते हैं कि बड़े पाइप ने कितना काम किया और छोटे पाइप ने कितना काम किया, दोनों ने मिलकर एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ आधा काम किया है, यानी कि टैंक को सिर्फ आधा भरा है। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन जो है ना वो तैयार होगी, ठीक है। नॉर्मली जी ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट किसी बच्चे को समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन में फिर इतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। आगे का काम देखिए सिंपल है, कैलकुलेशन करनी है। x + 10 क्या बन गया, 4x + 40 + 9x = 1/2, है ना। सो ऐसा करते हैं, चलिए पहले सिंप्लीफाई ऊपर नीचे कर लेते हैं। 9 और 4 13x + 40 और नीचे x² + 10x = 1/2। तो शिफ्टिंग कर लें, 13 दूनी 26x + 80 और ये x² + 10x। अब इन मटेरियल को उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो x², 26x उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा तो -16x
और 80 भी उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो अब यहाँ से इनको सिंप्लीफाई कर लें। देखिए 80 बनाना है तो डिफरेंस 16 का आना चाहिए, तो 20 और 4 आई थिंक बन जाएंगे, है ना। देखिए 20x और 4x, ये आ गए 80। तो यहाँ से इनके फैक्टर करें तो एक हमारे पास क्या बन रहा है, x कॉमन लिया तो x माइनस 20 बन रहा है एक फैक्टर, और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे प्लस का 4 तो x प्लस 4 एक दूसरा फैक्टर बन गया। तो x की बेसिकली दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो आ रही है 20 और एक आ रही है माइनस का 4। लेकिन देखो हम x की वैल्यू सिर्फ 20 लेंगे, क्यों? क्योंकि देखो x क्या मान रखा है हमने, टाइम मान रखा है। टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिख देंगे टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो अब देखिए हमें x से तो निकालना था, तो हम अब साफ साफ बोल सकते हैं देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप टू फिल द टैंक, कितना टाइम ले रहा है वो, 20 घंटे, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक, वो कितना ले रहा है, 20 से 10 घंटे ज़्यादा, यानी कि 30 घंटे। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरह का ही एक क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में भी है, उसमें माइनर सा चेंज है, बस ये कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, इफ़ ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है, उसकी जो भी स्पीड थी उसको स्लो कर दिया गया। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड टू 200 किलोमीटर पर आवर, कि उसकी जो भी एवरेज स्पीड थी, फिलहाल नहीं पता तो हम उसको x मान लेंगे, उससे 200 किलोमीटर कम कर दिया, ठीक है। एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब कितना टाइम ज़्यादा लगा, 30 मिनट ज़्यादा लग गया। सो फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। तो शेड्यूल्ड ड्यूरेशन जो होती है उसकी फ़्लाइट की, वो हमें फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल कितना टाइम लगता है जो उसकी नॉर्मल स्पीड होती है, जो यूजुअल स्पीड होती है उससे, ठीक है। उस यूजुअल स्पीड को ही हम लेट करना स्टार्ट करते हैं। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन, उसको हम मान लें x किलोमीटर पर आर के रूप में मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है वो स्पीड देखिए कहीं ना कहीं आर्स में दे रखी है। देयरफॉर जो रिड्यूस स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, देयरफॉर रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ द प्लेन कितनी हो जाएगी, x में से जो यूजुअल थी उसमें से 200 कम कर दिया, सो x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए स्पीड इतनी है, हमें टाइम भी डिस्टेंस भी दे रखा है, गिवन डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय प्लेन, कि कितना डिस्टेंस को कवर करना है, 600 किलोमीटर। पहली लाइन में हमें ये दे रखा था। देखिए अब यहाँ पर डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वाला जो फॉर्मूला है वो हमें यूज़ करना है। ओके, सो अब हम इनका यूजुअल स्पीड में कितना टाइम लगता है वो निकाल लेते हैं, रिड्यूस में कितना टाइम लगता है वो निकाल लेते हैं। देयरफॉर टाइम टेकन बाय प्लेन एट यूजुअल स्पीड, कि यूजुअल स्पीड में उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दें, इतना टाइम लगेगा, है ना। एंड टाइम टेकन बाय प्लेन एट रिड्यूस्ड स्पीड, रिड्यूस्ड स्पीड में उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना टाइम लगना है, राइट। अब देखिए हमारे पास दोनों टाइम है, लेकिन इन दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, 30 मिनट का। तो यही हमें इक्वेशन बनाने में हेल्प करेगा, क्या,
कि भाई अब एक बात यहाँ पर ये सोचने वाली है, भाई इन दोनों में से ज़्यादा टाइम कौन सा और कम टाइम कौन सा है। ज़्यादा टाइम ऑब्वियस सी बात है रिड्यूस स्पीड की वजह से ही होने वाला है, यानी कि ये टाइम ज़्यादा होगा और ये वाला जो टाइम है वो कम होने वाला है। तो हम सिंपली ये कर सकते हैं, भाई ज़्यादा टाइम में से अगर हम कम टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितनी देर का फ़र्क पड़ेगा, 30 मिनट का। तो अब यहाँ पर जो काम चल रहा है वो तो आवर्स में चल रहा है, तो 30 मिनट को आवर में बदलें तो 1/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास अब एक इक्वेशन जो है वो तैयार की जा सकती है। सो एल्शियम ले, सो x माइनस 200 एंड x एल्शियम आ गया तो ये बन गया हमारे पास 600x माइनस 600x माइनस माइनस प्लस, और ये 6 दूनी 12 और 4 जीरो लग जाने वाले हैं। काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो गई है ना। चलिए ये तो आपस में कैंसिल हो गए और देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। x² माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। अब तो ये दो भी उससे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा 2,40,000 और इज इक्वल टू में x² माइनस 200x। सो इस 2,40,000 को उधर ले जाएं, 200x माइनस का हो जाएगा 24 एंड 4 जीरोज़। तो अब हमें देखिए यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी 2 और 2 का 2 अलग अलग पेयर बन जाएंगे, यानी कि बेसिकली हमें 24 और इस 2 के बारे में सोचना है, यानी कि 2 ऐसे नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो बस, और मल्टीप्लाई करने से 24 आए। तो सिंपल सी बात है 6 चौक 24, है ना। तो हम 600 और 400 के पेयर बना सकते हैं। तो इस तरह से आप सोचें तो कैलकुलेशन कई बार हमारे पास काफ़ी आसान हो जाती है। तो देखिए पेयर जो है बड़े आराम से बन गए, ज़्यादा कुछ टेंशन की ज़रूरत हमें नहीं हुई। सो x कॉमन लें तो एक हमारे पास x माइनस 600 का फैक्टर बन गया, तो जो कॉमन x आया था उसमें से अब यहाँ से हमें 400 कॉमन लेना पड़ेगा, वो भी प्लस का, तो प्लस का 400 एक अलग कॉमन आ गया। सो हमारे पास x की दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो आ रही है 600 और एक आ रही है माइनस का 400। अब आप खुद बताइए x हमने क्या माना था ऊपर, x हमने माना था स्पीड को। स्पीड कभी नेगेटिव में हो सकती है ना, नहीं भी हो सकती है। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं स्पीड कांट बी नेगेटिव, राइट। तो x पता चल गया बस। तो हमें यही तो निकालना था, जो यूजुअल टाइम है वही पूछा गया था इसमें, फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन, कि वो कितना टाइम लेते हैं हमें वो पता करना था। फिलहाल हमारे पास स्पीड है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे हम, हमें तो ये चीज़ चाहिए 600/x, ठीक है। तो ये तो 1 आवर हो गया सीधा सा। देयरफॉर टाइम टेकन बाय प्लेन एट यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड पर टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना आ गया, 1 आवर आ गया। था ना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। तो इसी तरह के क्वेश्चंस देखते रहने के लिए कंटिन्यू बने रहें लास्ट तक। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम दो अलग अलग अप्रोच से ट्राई करेंगे, ठीक है। वैसे 3 तरीके से किया जा सकता है अलग अलग। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंगली ट्राई करते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या होगा, √3x² माइनस 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, ऐसे है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन वे में अगर सोचें तो देखिए √3 इंटू √3 3, यानी कि दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आना चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, क्या 3 and 2 है ना, 3 and 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। सो अब देखिए फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ सकता है, सिंपली √3 कॉमन आ सकता है और एक x कॉमन आ सकता है। तो क्या बचा, x माइनस √3 बच गया। यहाँ से देखिए √3 कॉमन लिया है तो एक √3 तो बचेगा, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, है ना। तो अब हमें नेक्स्ट ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि ये सेम ब्रैकेट बचे,
लेकिन आप नोटिस करोगे तो खुद एग्जैक्टली सेम है। तो दैट मीन्स कि क्या कॉमन लेना है, सिंपली 1 कॉमन लेना है ना। सो x माइनस √3 और दूसरा क्या बन गया √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x की दो वैल्यू आ गई, एक तो √3 आ रही है और यहाँ से क्या आ रही है -1/√3, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा मैच कर रहा है ना। तो ये तो थे एक अलग अप्रोच। अब हम देखिए इसको ऑब्जेक्टिव मेथड के अकॉर्डिंगली ट्राई करते हैं कि जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उन ऑप्शंस के थ्रू इसको कैसे चेकआउट किया जाए। कई बार क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन जब हम करके देखें या हमें एग्जैक्ट आंसर निकालने की बजाय 4 में से वो आंसर्स ख़त्म कर देने ज़्यादा आसान रहते हैं जो हमारे काम के नहीं होते। लाइक अब देखिए आपको यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर -1 है, यहाँ भी -1 है। तो क्या ना इन पर पहले ट्राई किया जाए। हम इसमें क्या करते हैं 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए हमने x की जगह यहाँ पर 1 रखा, ठीक है। तो ये क्या बना √3, ये -2, ये माइनस का √3, ये तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया -2 आ गया। क्या रिजल्ट 0 आया? बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स कि 1 इसका एक रूट नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि ये पूरे का पूरा भी इसका एक आंसर नहीं हो सकता। तो b तो खत्म हो गया। अब सी और डी में हमने क्या देखा -1 है ना। तो -1 हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखा, तो -1 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अब हमारे पास क्या आता है, तब भी ये माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा और ये √3 तो कट ही गया। इस बार इज इक्वल टू 2 आ गया, लेकिन क्या 0 आया? नहीं आया। दैट मीन्स कि ये सी और डी भी हमारे ऑप्शंस नहीं हो सकते। तो बचा क्या ए। तो अब आपको ए को चेक करने की जरूरत नहीं है भाई, आप बी सी डी को ये चेक कर चुके हैं कि वो आंसर्स नहीं हो सकते हैं। तो बचा ए, है ना। तो ए पर टिक करके आ जाइए, खत्म। तो एक अप्रोच ये भी हो सकती है। एक और तरीका क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपको ये भी ध्यान नहीं आया, आपको लगता है भाई ये टाइम कंज्यूमिंग है या कुछ भी है, हालांकि इतना टाइम कंज्यूमिंग है नहीं ये, तो आप और फैक्टर्स भी आपको ध्यान नहीं आए, तो अब आप किसकी हेल्प ले सकते हो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, है ना। आप इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो a कितना आ गया √3, b कितना आ गया -2, c कितना आ गया -√3। तो अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प लो। क्या होती है -b प्लस माइनस √b² - 4ac होता है डिवाइडेड बाई 2a है ना। तो ये क्या आ गया -b, ये आ गया प्लस माइनस √b² -4a एंड c एंड डिवाइडेड बाय 2a कितना है √3 है। तो देखिए ये बन गया +2 और ये बन जाएगा हमारे पास 4 और ये माइनस माइनस प्लस √3 3 × 4 12 डिवाइडेड बाय 2√3 है ही। तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, देखिए 12 और 4 16 का रूट 4। तो अब एक बार हम प्लस का 4 यूज करें तो 2 और 4 6, और एक बार माइनस का 4 यूज करें तो 2 - 4 -2। तो देखिए कट के क्या बन रही है, यहाँ से तो हमारे पास कट के क्या बचा 3/√3 यानी कि 3, क्योंकि 3 को अभी भी बताया था ऐसा लिख सकते हैं और इसको √3 डिवाइड करा, दैट मीन्स कि इसको √3 डिवाइड करा, एक √3 से एक √3 कैंसिल, √3 बच गया, इधर 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। ये देखो हमारा ऑप्शन ए आ गया, है ना। तो कई बार किसी क्वेश्चन को करने के हमारे पास कई अप्रोच हो जाते हैं। बात आती है कि आपने कितनों पर प्रैक्टिस कर रही है, एग्जाम में हमें क्या ध्यान में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा सही है, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है इस बार। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो ट्राई नहीं कर सकते कि आप 52 रखें, 53 रखें, 64 रखें, 72 रखें, उससे काम नहीं बनेगा। इस बार हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac, है ना। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए पहले हमें इस इक्वेशन को क्या करना होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। फिलहाल आप नोटिस करेंगे तो ये क्यूबिक फॉर्म में है ना। तो a + b का होल क्यूब वाले जो फॉर्मूला है वो आपको लगाना पड़ेगा। क्या होगा a³ + b³ 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा,
प्लस 3a² b तो 1 है, मल्टीप्लाई में 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर 3ab² और 1 का स्क्वायर फिर से 1 और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है 1 माइनस एक्स प्लस x³ तो देखिए x³ से x³ कट गया और जो डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक में ही आता है ना, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। तो देखिए 3x², ये माइनस का x उधर आकर प्लस का होगा तो 3 और 1 4x, तो 1 इधर में 4 जो है इधर आकर सब्ट्रैक्ट करेगा तो 1 माइनस 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम अगर कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से तो हमारे पास a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 4 आ रखी है, c की वैल्यू माइनस के 3 आ गई है ना। तो अब हम b² माइनस 4ac की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो b 4 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c, तो ये कितना आ गया 4 चौक 16 और देखिए माइनस माइनस प्लस 3 3 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 9 चौक 36, तो 36 और 4 46 और ये कितने बन गए 52, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो अपना सही ऑप्शन है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम थर्ड चैप्टर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आपको दोनों ही तरीके में बताऊंगा। थर्ड चैप्टर की जो वीडियो थी उसमें भी एक क्वेश्चन एक ऐसा लेकर आया था जिसको हम थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर दोनों के अकॉर्डिंग कर सकते थे। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न के साथ यहाँ पर भी एक है क्वेश्चन, क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स एज वेल एज द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर्स, कि उनके स्क्वेयर्स का जो डिफरेंस होगा ना वो 9 आ रहा है, तो हमें वो नंबर्स पता करने हैं, ठीक है। तो जब भी डिफरेंस की बात आती है तो जो नंबर हम लेट करते हैं उनमें एक बड़ा और एक छोटा हमें लेट करना पड़ेगा। तो लेट करते हैं, लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई लेट कर लें, सच दैट इनमें कंडीशन लगा देते हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। मान लीजिए हमने एक्स को बड़ा मान लिया, अब वाई को भी मान सकते हो, डजेंट मैटर। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक सिचुएशन तो इन्होंने क्या कह रखी है, उन दोनों नंबर्स का सम, पहली सिचुएशन यानी कि एक्स प्लस वाई कितनी है 9 के इक्वल है, कि इनका सम भी 9 आ रहा है, ठीक है। और साथ साथ अब आगे क्या कहता है कि उनके स्क्वेयर कर दें और स्क्वेयर का जो डिफरेंस करेंगे तो भी रिजल्ट 9 आएगा। तो देखिए अब जो बड़ी क्वांटिटी है उसका जो स्क्वेयर करेंगे तो छोटी क्वांटिटी के स्क्वेयर से बड़ा ही रिजल्ट आना उसका भी, दैट मीन्स इसको बोल देते हैं चलिए 1, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि बड़े में से छोटे को घटाएं तो रिजल्ट 9 पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में कब आएगा, जब बड़े में छोटे को घटाएंगे, सिंपल सी बात है ना। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं, देखिए फ्रॉम 1 से या तो y की वैल्यू निकाल के इसमें रख लेते हैं या x की वैल्यू निकाल के उसमें रख लेते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं, चलिए y को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम इसमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बार आपको देखने को लगेगा कि भाई ये हमारे पास कैसी सिचुएशन बन रही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बन रही है। लेकिन जब आप ये सब्स्टिट्यूशन आप इसमें अप्लाई करोगे तो बेसिकली आप नोटिस करोगे कि ये घुमा फिरा कर जो है आपका थर्ड चैप्टर का ही क्वेश्चन बन जाने वाला है, या थर्ड चैप्टर का भी एक तरह से हाँ मिक्स टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, फ्रॉम 1 से y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस एक्स हो जाएगी, वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, इज इक्वल टू 9 है, उसको लेफ्ट में ले आते हैं, माइनस का 9 हो गया। अब कर देते हैं ब्रैकेट ओपन, तो सबके साइन हो जाएंगे चेंज। ऐसा करते हैं, इसको वहीं रहने देते हैं क्योंकि शिफ्टिंग तो बाद में भी करनी ही है ना। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये केस में बन गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से ये थर्ड चैप्टर का कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो बन गया। तो जान करके एक एक्चुअली इसमें इंक्लूड किया है फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चंस में, ताकि बच्चों को पता चले, ठीक है। तो 18x
इस 81 को दूसरी तरफ ले जाएं, 9 में ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 90। तो x में मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, 18 से उधर जाकर इसको डिवाइड कर दें। तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 90 आ जाएगा, है ना, यानी कि पूरा कैंसिल होकर 5 आ रहा है। तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, यानी कि जो दोनों नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या हो गए, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 4 एंड 5। तो वे दोनों नंबर्स क्या हैं, 4 और 5 हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे करते हैं। और प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक्स और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जब वीडियो के एनालिसिस को मैं देखता हूं तो उसमें नॉट सब्सक्राइबर्स की वजह से जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज़्यादा आता है बजाय सब्सक्राइब पोर्शन की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करें, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए देखिए, एलसीएम लेते हैं तो x-2 और x-1 हो जाएगा। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है उसमें यहाँ डिनोमिनेटर में x नहीं है, बस इतना डिफरेंस है। तो यहाँ कितना फ़र्क पड़ता है वो दिखाने के लिए इंक्लूड किया है मैंने। तो देखिए एलसीएम लेने के बाद x-1 बन गया और ये इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x-4। तो नेक्स्ट हमारे पास बन गई 3x-5 डिवाइडेड बाय, नीचे मल्टीप्लाई करें तो x² माइनस x और माइनस का 2x माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस 2। तो ये ब्रैकेट ओपन कर ली हमने और नीचे क्या है x। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5x इज इक्वल टू 6x² माइनस 18x और 6 दूनी 12। तो अब ऐसा कर लेते हैं, इनको उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो 3x² उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना बचा 3x² माइनस का 5x उधर जाके ऐड करेगा तो माइनस 18x में तो माइनस का 13x बच गया, है ना, और प्लस का 12 वहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, सो अपनी इक्वेशन तो ये बन गई। अब हमें करना है फैक्टराइज, तो भारतीय 36, तो 36 बनाने के लिए 9 और 4 बेटर रहेगा, 9 और 4 का एडिशन 13 भी आता है ना। तो 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12। तो अब देखिए क्या कॉमन आ गया, एक तो 3x कॉमन आ गया तो x-3 बच गया, और यहाँ से ऐसा क्या कॉमन लेके x-3 बचे, माइनस का 4 कॉमन लेना पड़ेगा। तो एक ब्रैकेट बन गई x-3 की और एक बन गई 3x-4 की। तो देखिए x के क्या क्या रिजल्ट आ गए, एक तो आ गया 3 और एक आ गया 4/3। सिंपल है ना। इनसे आसान क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 या 3 नंबर में देखने को बड़े आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है कि कैसा नेचर है। ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो नेचर निकालने के लिए हमें किस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट को ही निकालना होता है ना। तो हम पहले इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, b 1 और c 4 आ रहा है। तो अब हम b² माइनस 4ac फाइंड आउट करते हैं। तो b 1 4a एंड c, तो ये तो नेगेटिव आता नज़र आ रहा है। 4 चौक 16 दूनी 32, यानी कि माइनस का 31 जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर की सिचुएशन में क्या हो गया, नो रियल रूट्स, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना। अगर यही b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता तो क्या होता, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट होता। अगर यही डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें क्या रिजल्ट आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल सा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है कि वो नंबर बताना है अगर हम 8 टाइम उसका 8 गुना क्या करें, ऐड कर दें किसमें, इट्स स्क्वायर, उसी के स्क्वायर में। तो मान लीजिए हम एक नंबर को x मान लेते हैं,
अब ये कह रहा है उसका 8 गुना, अब जोड़ दीजिए, किस में जोड़ दीजिए, उसके स्क्वायर में जोड़ दीजिए, तो उसी x के स्क्वायर में इसको जोड़ दें। तो अब ये क्या कह रहा है, द सम सो ऑब्टेन इज -16, यानी कि यहाँ से -16 आएगा। तो सिंपली ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब आप चाहें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान हो सकता है ना। तो आप यहाँ पर -4 जो है वो ट्राई करें, तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर और यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना बन जाएगा 16, और ये 8 चौक 32। तो 16 और 32 का डिफरेंस कितना होता है, -16। ये तो बिल्कुल फिट बैठ गया है ना, यानी कि ए ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है। कितना आसान तरीका हो जाता है अप्रोच, अगर हम इस तरह से यूज़ करते हैं तो। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई -16 को इधर लिया है, प्लस का 16 हो गया। अब आप इसका क्या कर सकते हैं, मेजर टर्म स्प्लिट मेथड से इसकी x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ 250 वाज डिवाइडेड इक्वली अमोंग ए सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इफ देयर वर 25 मोर चिल्ड्रन, की अब वहाँ पर 25 बच्चे और आ जाते हैं, ईच वुड हैव रिसीव्ड 50 पैसा लेस। तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो अब वही 250 जो रुपए हैं वो अब कुछ कम मिलेंगे सभी बच्चों को। देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो अब हम यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ को ही लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन x मान ले। ठीक है, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड, तो हर चाइल्ड द्वारा कितने रुपए मिलेंगे, पूरे के पूरे 250 रुपये हमें। मान लीजिए, देखिए सिंपल सा वो एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई 250 रुपये 10 बच्चों में बांटने हैं, तो हर एक बच्चे को कितने मिलेंगे, 25-25 रुपये मिल जाएंगे। 250 बटे में 10 कर दिए, है ना। अगर हमें वही 250 रुपये 20 बच्चे में बांटने हैं, तो हर एक बच्चे को कितने मिलेंगे, 250 बटे में 20। तो इसी तरह से अगर हमें x बच्चे में बांटने हैं तो 250 बाय x हो गया। लेकिन अब ये कहता है कि अगर 25 बच्चे और बढ़ जाते हैं, नाउ नंबर ऑफ चिल्ड्रन आफ्टर इंक्रीमेंट, कि भाई अब बच्चे जो हैं वो 25 ज़्यादा हो गए, तो अब कितने बच्चे हो गए, x + 25। देयरफॉर अब उन x + 25 बच्चों को कितना अमाउंट मिलेगा, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड। अब हर बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे, रुपए मिलेंगे, x + 25 से हमने डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये पहले मिल रहे थे और अब ये बाद में मिल रहे हैं, तो वैसी बात है स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई है, तो ये जो अमाउंट है वो अमाउंट कम है। किससे कम है, इस वाले अमाउंट से कम है ना। तो अब यही हमारी जो है इक्वेशन तैयार करने में हमारी हेल्प करेगा, क्या कि 50 पैसे कम मिल रहे थे, है ना। कि देखिए ज़्यादा अमाउंट में से हर बच्चे को कितने रुपए मिल रहे थे, पहले इतने मिल रहे थे, लेकिन अब कितने रुपए मिल रहे हैं, इतने रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये थे 2 रुपये और अब मिल रहे हैं उनको 1.5 रुपये, तो 2 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करें तो 50 पैसे आ गए। अब ये रुपीज़ में है लेफ्ट साइड, तो उस 50 को भी हम क्या लिख लें, 1/2 लिख लें रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। सो हमारी इक्वेशन हो गई है तैयार। अब हमें इसको करना है सिंप्लीफाई। एलसीएम ले लेते हैं, x + 25, है ना। सो 250 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, 250x प्लस 25 को 25 से करें तो 625, पीछे एक 0 भी है और माइनस का 250x, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, = 1/2 है। सो ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और साथ साथ इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। सो 625 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन गया भाई, 2 तो 0 बन गए, 2 दूनी 4 और 1 5 भी आ गया, और 6 दूनी 12, और इनका मल्टीप्लाई करें तो x² + 25x। अच्छा कैलकुलेशन अब मुश्किल होने वाली है ना, लग तो ऐसा ही रहा है।
बाकी 12,500 जो है वो इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये तो बन गई अपनी इक्वेशन बन गई। अच्छा, तो अब हमें 25 का करना है। हमें चाहिए 125। अच्छा देखिए, फैक्टर बन गए, सिंपल से हैं। क्या है, 125 और 100 हो गया ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 12,500 भी बन रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 25 भी आ रहा है ना। इसी में अपना आंसर था। इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, वहीं से आंसर आ गया। सो हमने x कॉमन लिया तो एक फैक्टर बन रहा है x प्लस 125, और यहाँ से हमें माइनस का 100 कॉमन लेना पड़ा तो x माइनस 100। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो माइनस का 125 और एक 100 आ रही है। तो हमने x देखिए किसको मान रखा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को। क्या नंबर ऑफ चिल्ड्रन नेगेटिव में हो सकते हैं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो वो रेफरेंस हम यहाँ पर लिख देंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, सो बेसिकली हमें यही तो निकालना था, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर देयर आर 100 चिल्ड्रन, है ना, कि वहाँ पर 100 बच्चे थे। ओके, सो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, नॉट हैव रियल रूट, इसके रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि वो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होना चाहिए। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि भाई a की किस वैल्यू के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उनकी क्या क्या एग्जैक्ट वैल्यूज हो सकती हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो a तो अपना 1 है, b एक्चुअली माइनस a के इक्वल है, ये वाला a और ये वाला a अलग अलग हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C बोल देता हूँ। तो कैपिटल A हमारे पास 1 है, कैपिटल B हमारे पास माइनस है, और कैपिटल C अपने पास भी 1 है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अपना क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, है ना। तो b कितना है हमारे पास, माइनस का a माइनस का 4a एंड c, जो कि ये कितना आ गया, a² माइनस का 4। अब देखिए नॉट रियल रूट कब होंगे, जब ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, है ना। तो लेस देन 0 के लिए हमें अब ऐसे सोच सकते हैं, -4 को हम उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो गया कि भाई स्क्वायर की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। तो 4 से छोटे होने के लिए अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में से अब हमें छांटना पड़ेगा कि कौन सा जो पोर्शन है सबसे बेटर फिट इसमें होता है। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो भी रिजल्ट आपके पास 4 से छोटा आने वाला है, यहाँ से भी आने वाला है, यहाँ से भी आने वाला है। लेकिन सबसे बेटर फिट जो है, सबसे बड़ा इंटरवल यहाँ पर कौन सा नज़र आ रहा है, -2 से 2 का इंटरवल हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आंसर जो है वो आंसर क्या हुआ, अपना सी हुआ। क्योंकि देखिए नंबर लाइन पर हम यहाँ पर -2 से 2 का इंटरवल लेकर चलते हैं। इनमें से आप कोई भी वैल्यू पिक कीजिए इनके बीच की, ठीक है, हमेशा रिजल्ट 4 से छोटा आएगा। इसमें रख के देखो, -2 रखोगे तो भी हमारे पास 4 तो रिजल्ट आ ही रहा है ना। और हमारे इनके बीच की अगर वैल्यू की अगर बात करें, -2 से छोटी वैल्यू -1 रखोगे तो भी 4 से छोटा रिजल्ट आएगा, 0 रखोगे तो भी 4 से छोटा रिजल्ट आएगा, है ना। और आप अगर 1 रख रहे हो तो भी 4 से छोटा ही रिजल्ट आना है। लेकिन अब यहाँ पे बी इंटरवल की अगर बात करें तो बी तो सिर्फ इतना सा पार्ट है 0 से 1, है ना। लेकिन इससे बाहर वाले ये जो पॉइंट है, ये वाला जो हिस्सा है वो भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और ये वाला जो हिस्सा है वो भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पर वो पोर्शंस क्या इसमें कवर हो रहे हैं, बिल्कुल भी कवर नहीं हो रहे। दैट मीन्स कि हम बी को चूज नहीं कर सकते। इन द सेम वे ए और डी ऑप्शन की बात आती है। तो जो सबसे बड़ा इंटरवल यहाँ पर मौजूद है जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है
वो कौन सा है, सी है। ठीक है, तो इसी वजह से सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ओके, ये एक इंट्रोडक्शन टाइप के लिए क्वेश्चन था, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, लेकिन ये जान करके इंक्लूड इसलिए किया ताकि इससे आपको कुछ सीखने को मिले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है काफ़ी बच्चों के लिए। एक्चुअली यहाँ पर हम बेसिकली देखा जाए सेकंड चैप्टर की हेल्प लेने वाले हैं, क्योंकि सेकंड में भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर काम करते हैं। तो उन पॉलिनोमियल्स के साथ में अगर इज इक्वल टू 0 लगा दिया जाए तो वही काम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। तो यूँ समझिए कि सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर को मिक्सअप करके भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा क्या है कि इफ़ पी एंड क्यू आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड चैप्टर की बात करते तो यहाँ पे रूट की जगह क्या आ जाता, जीरोज वर्ड आ जाता, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाता, सिर्फ इतना फर्क होता। ठीक है, तो हमें यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर सकते, हम इनकी वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करके इवन तक नहीं देख सकते कि कैसे क्या किया जाए। तो यहाँ पर हम हेल्प लेने वाले हैं रिलेशन ऑफ जीरोज की जगह रूट बोल दीजिए, रिलेशंस ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बीच की। तो देखिए क्या होती है कि सम ऑफ जीरोज, मैं हिंट जीरोज के रूप में ही दे रहा हूँ, बार बार जीरोज वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप पॉलिनोमियल से इसको रिलेट कर सकें। तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। यहाँ नोटिस कीजिए, देखिए हमारे पास वही चीज़ें हैं, है ना। तो हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पी को इधर ले आए तो क्या बन गया 2p, और q को उस तरफ ले जाते हैं तो p और q के बीच में एक रिलेशन बन गई। ठीक है, दूसरी रिलेशन क्या होती है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ q से q कट गया तो p की वैल्यू इधर से क्या आ गई, -1। अब ये -1 वैल्यू हम यहाँ रख दें p की जगह, तो ये क्या आ गया हमारे पास, -2 इज इक्वल टू -q, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि q की कितनी वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई 2। तो p कितना है, -1 है, और q 2 है, जो कि कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, डी ऑप्शन में, है ना। बड़ा ना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था ये, है ना। चलिए इसी तरह के और क्वेश्चंस करते रहने के लिए कनेक्टेड रहें, आगे करते हैं। देखिए नेक्स्ट ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सिंपली क्या बोल रखा है भाई, x इज इक्वल टू 3 एक रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब ये इसका रूट है, तो x की जगह जब हम इस 3 को रखेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम वही काम करने वाले हैं। देखिए x की जगह क्या रख दें, 3 रख दें, और बाकी पोर्शन एज इट इज़। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो 3 का स्क्वायर 9k, और माइनस यहाँ क्या है 3k, और माइनस का 3 है उसको उधर ले जाएं, प्लस का 3, तो 9k माइनस 3k 6k इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/6, यानी कि 1/2, यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, और क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन जो है वो रियल रूट रखे। अब देखिए रियल रूट दो सिचुएशन में बनती हैं, कौन कौन से, जब जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac वो ग्रेटर देन 0 भी हो, यानी कि पॉजिटिव भी हो, और इक्वल टू पर भी, है ना। क्योंकि ग्रेटर देन 0 में रियल एंड डिफरेंट हो जाता है, और इक्वल टू में रियल एंड इक्वल हो जाता है, लेकिन दोनों सिचुएशन में रियल तो है ना। यानी कि अब हमें यहाँ पर ये साइन लेकर चलना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से क्या करने वाले, इक्वेशन में से इन a b c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो b किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल, है ना। फिर 4 a किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, और c किसके इक्वल आ रहा है भाई, k के इक्वल आ रहा है ना। तो ये बन गया 4 चौक 16, और ये 4k। तो अब ऐसा करते हैं, इस माइनस का 4k को उधर शिफ्ट कर देते हैं, उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 4k हो जाएगा। अब ये 4 इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 16/4 क्या आ गया हमारे पास, कट के
4 आ गया, यानी कि k की वैल्यू 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए। देखिए ये वाला ऑप्शन अगर आप इसको देखते हुए मैच करवा देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना, इसके साथ इक्वलिटी का साइन भी है। तो ऑप्शन डी इज, सॉरी डी नहीं, k की वैल्यू तो छोटी ही है ना। तो इस चीज़ को आप चाहें तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है, ए मोटर बोट हु स्पीड इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। जो बोट की स्पीड है ना वो हमें दे रखी है, एंड इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट। तो ये 4 घंटे 30 मिनट जो हैं वो एक्चुअली कितना हो जाएगा, 4 प्लस 30 मिनट को हम 1/2 घंटे लिख सकते हैं, यानी कि 9/2 घंटे हो जाएगा। सो हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को फाइंड आउट करना है, तो उसी से स्टार्टिंग करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की स्पीड को हम लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं, एंड हमें स्पीड ऑफ बोट जो है वो ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर हमें वो गिवन है, ठीक है। सो देखिए अब जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होती है ये भी एक तरह की स्पीड ही होती है। अब मान लीजिए ये हमारा बहाव है, ठीक है, इस तरफ अगर इस पर एक बोट है और वो बोट बहाव के ऑपोजिट साइड जा रही है तो वो अपस्ट्रीम बोली जाती है, ठीक है, अपस्ट्रीम। और अगर वही बोट बहाव की ही डायरेक्शन में जा रही है तो उसको बोला जाता है डाउनस्ट्रीम। तो अब यहाँ पर देखिए बोट की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है ना, और बहाव की स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर मान रखा है। तो अगर डाउनस्ट्रीम होगी ना तो डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, बोट की स्पीड और बहाव की स्पीड दोनों जुड़ जाएंगी और तेजी से चलेंगे, है ना। लेकिन अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में देखिए बहाव के ऑपोजिट जाने के लिए बोट को बहाव की स्पीड से तेज होना पड़ेगा, है ना, तभी तो वो उसको आगे, बोट को आगे तक लेके जा सकते हैं। वरना तो बहाव की स्पीड अगर तेज हुई बोट की स्पीड से तो बहाव बोट को अपने साथ बहा ले जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है अपस्ट्रीम निकालते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना है बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को घटाना है, ठीक है। तो अब हम इनकी स्पीड्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर अपस्ट्रीम स्पीड वो कितनी हो जाएगी, 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर, एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 15 प्लस x, या x प्लस 15 एक ही बात है, इतने। लेकिन अब ये अपस्ट्रीम बहाव के ऑपोजिट और बहाव के साथ साथ सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना ले रहे हैं वो भी पता कर लेते हैं ना। टाइम टेकन, नाउ टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, हम अपस्ट्रीम में उसको कितना टाइम लग रहा है वो पता करना चाहते हैं, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में उसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सॉरी मतलब जो हमारे पास क्या नाम है, एक फॉर्मूला होता है ना, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और फिलहाल हम निकाल क्या रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है कि अपस्ट्रीम भी हमें 30 किलोमीटर जाना है और डाउनस्ट्रीम भी हमें 30 किलोमीटर वापस ही आना है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अब हम अपस्ट्रीम पे काम कर रहे हैं तो इसकी स्पीड है 15 माइनस एक्स। तो यहाँ पे टाइम कितना लगा, इतने घंटे, ठीक है। यानी कि उसको अपस्ट्रीम जाने में एक पॉइंट से, मान लीजिए ए पॉइंट था और एक बी पॉइंट था, तो पहले उसको अपस्ट्रीम जाने में इतने घंटे लगे। अब बी तक पहुँचने के बाद अब वो वापस से डाउनस्ट्रीम आ रहा है, यानी कि
बहाव के साथ साथ आ रहा है, तो अब उसको कितना टाइम लगेगा, वही 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में 15 प्लस x से डिवाइड कर दें तो इतना टाइम लगेगा, है ना। तो अब ये कहता है कि उसको बहाव के अपोजिट a से b पॉइंट पर और b से वापस से a पॉइंट पर आने में दोनों को मिलाकर कितना टाइम लग रहा है, 9/2 घंटे लग रहा है। तो अब हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डाल दें कि 30/15 माइनस एक्स एंड 30/15 प्लस एक्स कि दोनों का टाइम अगर हम जोड़ दें तो कितना है, 9/2 घंटे का टाइम लग रहा है उसको, 4 घंटे 30 मिनट, है ना। तो अब हम सिंपली यहाँ से क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। दैट मीन्स कि हम इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 15×3 = 45 प्लस 30x प्लस 15×3 = 45 माइनस 30x। 30x तो कट गया, हमारे पास कितना बच गया, 900, और नीचे 15 का स्क्वायर 225 माइनस x का स्क्वायर x² = 9/2। ऐसा करते हैं, 9 से इस 900 को काट देते हैं, कुछ तो कैलकुलेशन कम हो, है ना। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ 200 बन जाएगा और ये बन गया 225 माइनस x²। तो देखिए माइनस का x² इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, और 200 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा 225 में से, तो 25 बचा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, रूट लग जाएगा प्लस माइनस के साथ, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ प्लस का जो है साइन यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि जो x मान रखा है वो क्या मान रखा है, स्पीड मान रखा है, और स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो x जो कि क्या थी, हमारी ओरिजिनल जो स्ट्रीम की स्पीड थी वो थी। तो हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, हम बोल सकते हैं देयरफॉर द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई, 5 km/h। तो देखिए हमें यही तो निकालना था, है ना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए लास्ट का जो क्वेश्चन है ये भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगेन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, भाई सेकंड और फोर्थ चैप्टर के आपस में मिली भगत रहती है ना। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। क्या है, इफ़ वन रूट ऑफ दैट इक्वेशन बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, तो दो जो रूट आएंगे इसके, दोनों रूट एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हमें यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, k = में हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम इसके जो रूट्स हैं उनके रूट्स को लेट ही ऐसे करेंगे कि वो रेसिप्रोकल में। मान लीजिए एक रूट अल्फ़ा माना, ठीक है, तो दूसरा रूट हमने क्या माना, 1/α। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं ऑब्वियसली। तो अब हम यहाँ पर उनकी जो रिलेशन है ना, जीरोज़ की और कोफिशिएंट्स की, वही रिलेशन को ही लेकर चलने वाले हैं। लेकिन दो रिलेशन है, दो में से हम मल्टीप्लिकेशन वाली रिलेशन को लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर लेंगे और आपस में मर मिटेंगे, है ना। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ से ABC की वैल्यू निकालें, यहाँ पे रखें तो यही बनेगी, है ना। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल। अब जो 2 है वो 2 इधर आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, k -6 बच गया, तो -6 इधर आकर क्या करेगा, ऐड करेगा, तो k की वैल्यू आ गई 8 के इक्वल। यानी कि जो B ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ना। तो यही था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपको आज के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे लगे होंगे। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।